नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। इस्लामी तालीम के विश्व प्रसिद्ध केंद्र दारुल उलूम ये देवबंद में है। अक्सर अपने फतवों और एडवाइजरी के लिए विवाद में रहता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित दारुल उलूम देवबंद एक बड़ा संस्थान है जहां बच्चों को विश्व भर के इस्लामिक लोग शिक्षा ग्रहण करने लोग यहाँ आते हैं। यहाँ से छात्र इस्लामिक एजुकेशन की हायर डिग्री प्राप्त करते हैं। लब जिहाद के खिलाफ फतवे की चर्चाओं के बीच दारुल उलूम देवबंद ने एक नया फरमान जारी किया है जो फिर से सुर्खियों में है। इस फरमान को लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। दारुल उलूम ने तालीम हासिल करने वाले उन लोगों जो वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं उनके अंग्रेजी पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी और अन्य भाषाएं कतई न पढ़ें, ये फरमान जारी किया गया है। तो बीजेपी ने दारुल उलूम और मौलानाओं पर जो इसके कर्ता धर्ता हैं सवाल खड़े कर दिए हैं। धर्म की लड़ाई अब भाषा पर आकर टिक गई है। यूँ कहें कि धार्मिक मसले अब जुबान कौन क्या पढ़ेगा ये भी तय करने लगे हैं। सवाल है कि आखिर अंग्रेजी तालीम से किसको खतरा है? दीन जरूरी है या फिर एक तरीके से दुनिया? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ के आप दुनिया को समझते हैं, दुनिया को समझ सकते हैं और बेहतर शिक्षा प्राप्त करके अंग्रेजी एक ऐसी विश्व में भाषा है जो सीधे रोजगार से जुड़ी है। अब हिंदी भी हो गई है काफ़ी हद तक, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली समझी जाती है लगभग। और ये एक रोजगार की भाषा है। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं अंग्रेजी बोलना सीख लो तो भूखे नहीं मरोगे। मंथन में आज यही सवाल कि क्या केवल दीनी शिक्षा पढ़कर, दीनी जो तालीम है उसको लेकर मुसलमानों के बच्चे क्या विश्व में जिस तरीके का कंपटीशन है, जिस तरीके की प्रतिस्पर्धा है, क्या उन प्रतिस्पर्धाओं के लायक बन पाएंगे? क्या हमको सिर्फ मस्जिदों को मौलवी, हाफिज़ या दीनी तालीम देने वाले शिक्षक की तैयार हम कर रहे हैं? इन जो बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर हैं, देवबंद निश्चित रूप से दारुल उलूम एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है। वो क्या वास्तव में इस शिक्षा पद्धति वो बदलना नहीं चाहते? और ऐतराज़ किस बात को लेकर है? इससे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, क्या दिक्कतें आ जाएंगी? या फिर कुछ लोग अपने दिमाग को खोलना नहीं चाहते? ये बहुत सारी बातें मेरी शायद किसी को अच्छी ना लगें। उन्हीं लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी जो वास्तव में भाषाओं के विरोधी। हिंदी का भी विरोध हुआ इस देश में, साउथ में हिंदी का बहुत खिलाफत हुई। इसी तरीके से अंग्रेजी की खिलाफत कितनी अच्छी है? मंथन में आज यही बड़ा सवाल। वास्तव में ये केवल और केवल वहाँ पर जो दीनी तालीम है अरबी उसको वो पढ़ सकेंगे, लेकिन कोई और दूसरी भाषा वो नहीं पढ़ सकेंगे। उसमें अंग्रेजी को प्रमुखता से कोट किया जाता है और ये कहा गया कि अन्य भाषा पढ़ने की परमिशन नहीं है। एक एडवाइजरी जारी की गई। पहले सुबह खबर है कि फतवा है, लेकिन बाद में पता चला कि फतवा नहीं, फरमान है, एडवाइजरी है। वो आपकी तस्वीर एक तरीके से आपके स्क्रीन पर है, उर्दू में है, इसलिए उर्दू में बहुत समझता नहीं हूँ। जो उर्दू के जानकार हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो मजमून है बेसिक तौर पर वो है कि अगर अन्य विषय पढ़ते छात्र पाए गए तो छात्रों को दारुल उलूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, जो कुछ उर्दू में लिखा था, हमारे सहयोगियों ने इसका तर्जुमा करके हिंदी में आपके टीवी स्क्रीन पर प्रस्तुत कर दिया है। ये विवादित बात कही गई, चूँकि विवादित हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी बात को लेकर अगर कोई विवाद खड़ा होता तो विवादित हो जाती है। हमारा विवादित से कहने का जो मेरी मुराद है वो यही है। उर्दू को लेकर भी देश में बहुत भ्रम है। बहुत सारी बड़ी आबादी को ऐसा लगता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, पाकिस्तान की भाषा है। उनको ये पता नहीं है कि उर्दू हिंदी की छोटी बहन है, हमारे देश की भाषा है।
लेकिन दारुल उलूम के इस फरमान, और वो फरमान दारुल उलूम में ही लागू फ़िलहाल अभी हुआ है, उसको लेकर एक तरीके से एजुकेशन विभाग भी सक्रिय है। और एजुकेशन विभाग के मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि भाई शिक्षा पद्धति एक सी होनी चाहिए और जो तरक्की जिसमें हो वही शिक्षा दी जानी चाहिए, सरकार इसकी हिमायती है। इस जो फरमान में कहा गया है, सभी छात्रों को सूचित करते हुए कहा गया है कि दारुल उलूम में पढ़ने के दौरान छात्रों को अन्य कोई तालीम अंग्रेजी लेने, खास तौर पर अंग्रेजी को कोट किया गया, अंग्रेजी की तालीम लेने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई तालिब इल्म यानी कि छात्र ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनका दारुल उलूम से निष्कासन तय है। इस मामले पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि उन्हें इस बात से एतराज़ नहीं है कि बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर बने। मदनी साहब चाहते हैं कि जो बच्चे दारुल उलूम में पढ़ रहे हैं वो पहले यहाँ का कोर्स पूरा कर लें, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई काफ़ी मुश्किल है। अगर ये बच्चे दूसरे कोर्स भी पढ़ेंगे तो हमारी तालीम दूसरे दर्जे की हो जाएगी, लिहाजा हम ऐसा चाहते नहीं हैं। यहाँ के कोर्स के साथ हम दूसरे कोर्स पढ़ने की परमिशन नहीं देंगे। मदनी साहब दारुल उलूम के प्रमुख व्यक्ति हैं, कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने ये बात कही है। दरअसल ये आदेश उन छात्रों के लिए बड़ा झटका है जो दारुल उलूम में दीनी शिक्षा लेने के साथ साथ निजी तौर पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या फिर अन्य आधुनिक शिक्षाएं, जिन्हें हम रोजगारपरक शिक्षा कह सकते हैं, उन्हें लेते हैं और संबंधित विषयों में पढ़ाई की रुचि रखते हैं। इस्लामी तालीम के बाद फतवों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध दारुल उलूम से 17 साल में ऑनलाइन करीब 1 लाख से ज़्यादा फतवे जारी किए गए हैं। ये रिकॉर्ड है, हमारे साथी भी आपको ग्राफिक के जरिए स्क्रीन पर दिखाएंगे। दारुल उलूम में साल 2005 में फतवा ऑनलाइन विभाग स्थापित किया गया था। इसके बाद देश विदेश में बैठे लाखों लोगों ने दारुल उलूम के मुफ्तियों से ऑनलाइन सवाल करना शुरू कर दिया। 35,000 फतवे उर्दू और करीब 9,000 फतवे अंग्रेजी भाषा में वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। ये भी बड़ा सवाल है कि भाई अगर आप अंग्रेजी के इतने बड़े विरोधी हैं तो अंग्रेजी भाषा में फिर उसका इस्तेमाल आपने फतवा की वेबसाइट पर क्यों किया? ये भी सवाल कोई उठा सकता है। हालांकि ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कोई उठा जरूर सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ हैं। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि भाषा, कोई जुबान पूरी इंसानियत की, पूरी समाज की, पूरे कुनबे की, पूरी कौम की तरक्की एक जुबान से होती है। अगर आप किसी जुबान को अच्छे से समझ जाएं, जाने, उसमें पढ़ना लिखना बोलना समझना सीख लें अच्छे से, और अंग्रेजी जैसी जुबान जो विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां अंग्रेजी समझी न जाती हो, क्योंकि अंग्रेजी आप कहीं भी जाएंगे दुनिया में, किसी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको अंग्रेजी ज़रूर आनी चाहिए, या अंग्रेजी समझना बोलना सीखना बहुत आवश्यक है। ये अपनी भाषा पर आप गर्व जरूर कीजिए। वो आपकी भाषा हिंदी हो सकती है, अरबी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भाषा रोजगार की है, जिस भाषा के जरिए हम रोजगार अर्जित कर सकते हैं, अपनी तरक्की कर सकते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके प्रति एक दुराग्रही रवैया, तर्क वो दे रहे हैं कि भाई ये बड़ी कठिन तालीम है, दूसरे लोग दूसरी भाषाओं या दूसरे जो कोर्सेज हैं उनमें पढ़ने में बच्चे जब लग जाते हैं तो इसमें फिर ध्यान नहीं देते हैं। वो अपनी भाषा को, जो दीनी तालीम की भाषा है या जो दीनी तालीम, उसको 2 दर्जे नहीं करना चाहते हैं। सारी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, लेकिन क्या दारुल उलूम में सिर्फ ये दीनी तालीम लेकर क्या वहाँ पढ़ने वाले बच्चे, क्या उनको तरक्की करने का अधिकार नहीं है? क्या वो सिर्फ मौलवी मुफ्ती यही बन के अपना जीवन काटेंगे? क्या बुरी बात नहीं है, पंडित पुजारी भी बनना कोई बुरी बात नहीं है। काफ़ी लोग आगे जा चुके हैं, बहुत अच्छे तमाम बाबा चोला पहन के बहुत अच्छा व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन सवाल यही है कि एक तरक्की की प्रमुख भाषा और उसको लेकर इस तरीके का रवैया, ये बड़ा अहम है। 3 बयानात आपको हम सुनाएंगे, मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना फारूकी साहब, और फिर उस पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का रिएक्शन।
कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। जिस दिन से अरबी तालीम शुरू होगी हम कोई चीज़ नहीं पढ़ाते। अब ये लोग आ गए हैं, दूसरे लोग, उन्होंने यहाँ सेंटर कायम कर दिए गए हैं, वो तलबा से फ़ीस भी लेते हैं और पढ़ाते हैं। नतीजा उसका ये होगा कि तालिब इल्म हमारी तालीम को नहीं पढ़ेगा, उनकी तरफ तवज्जो करेगा। दारुल उलूम का ये कानून है कि दारुल उलूम के कोर्स के साथ कोई दूसरी तालीम नहीं हो पाएगी, उसको कबूल नहीं किया जा सकता। इल्म और ज़बान जो मुफीद हो इंसानियत के लिए, उसका मौक़े और ज़रूरत के मुताबिक हासिल करना एक ज़रूरत है। कुदरत का करिश्मा है ज़बान। हज़ारों ज़बानें एक ही ज़बान सीख सकती है। ज़रूरत और हालात के मुताबिक ज़बान का सीखना, इल्म का सीखना जो मुफीद हो, ये ज़रूरी है। जैसे हालात हों, जैसी ज़रूरत हो, उसके तकाज़े की तकमील ज़रूरी है। दारुल उलूम के संचालकों को सीधा सीधा दो शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं कि ये भारत है, ये भारत संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता है। भारत ना फतवों से चलता है ना शरीयत से चलता है। भारत अपने देश के संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, नियम कायदों के आधार पर चलता है। इस देश के अंदर रहने वाला नागरिक स्वेच्छा से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ेगा। किसी के द्वारा थोपे गए निर्णयों के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। कि पूरे समाज को खराब करने का काम देश के अंदर कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग करते हैं। वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जो लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इस रूप में दिलवाने का काम करते हैं, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। हम सब जानते हैं भाई देश संविधान से ही चलेगा। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, वो बीजेपी के कोई भी नेता हो, मैं बहुत अदब के साथ में इस बात को कहता हूँ, एक तयशुदा बयान है। अगर मुसलमान ने ये कहा तो ये बयान आएगा, फलां ने ये कहा तो ये बयान आएगा, किसी मुस्लिम संस्था को लेकर आएगा तो ये बयान आएगा। वो एक तयशुदा मामला है। थोड़ा सा इस नज़रिए में परिवर्तन की आवश्यकता है कि अगर इस तरह की चीज़ें आई हैं तो पहले उनको समझ लिया जाए, पूछ लिया जाए। और क्या देश में ऐसे कोई और संस्थान हैं जहां इस तरह की रोक लगती है क्या, इस पर भी देखने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक पक्षी चीज़ें हों, लेकिन इस मसले को बहुत संजीदगी से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तमाम मुसलमान युवाओं की तरक्की का प्रश्न है, उनकी तरक्की से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले मैं परिचय कराऊं, शमसी आज़ाद साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे से आते हैं और नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत शमसी भाई। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैदर नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। और ये हैदर साहब अंग्रेजी के ही पत्रकार हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। इसलिए हमने हैदर साहब को आज आमंत्रित किया है। एक लंबी यात्रा है, लगभग 25 साल से अधिक का अनुभव हैदर साहब को पत्रकारिता में है और शुरू से हैदर नकवी साहब अंग्रेजी के ही पत्रकार हैं। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने हैदर साहब को आज आमंत्रित किया कि कम से कम उनका नज़रिया हम जानें। राजा रिजवी साहब उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। राजा साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और अंग्रेजी के प्रवक्ता CSJM यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंकित द्विवेदी साहब, आपके बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अंकित त्रिवेदी, एक वेद कम कर दिया था हमने, माफ़ी, क्योंकि इसमें बड़ा झंझट होता है। सरयू पारी और कनौजिया में झंझट हो जाता है, तो फिर वेद अगर कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है द्विवेदी जी गुस्सा भी सकते हैं। माफ़ कीजिएगा त्रिवेदी जी, वो बार वो हमें द्विवेदी जी ही बताया गया था, लेकिन अभी करेक्शन किया हमारे साथी ने, कहा भाई एक वेद कम मत करो, त्रिवेदी जी। हैदर साहब के पास मैं जाऊंगा और चर्चा की शुरुआत उन्हीं से मैं करना चाहता हूं।
हैदर साहब, दीनी तालीम हो सकता है ये स्वेच्छा है, कोई दीनी तालीम ले ना ले, स्वेच्छा अच्छी बात है, क्योंकि कोई विधा, कोई उसमें कोई आलोचना निंदा करने का किसी को अधिकार नहीं। लेकिन जो दीनी तालीम के मुकाबले अगर कह दिया जाए कि अंग्रेजी ना पढ़ो, अगर हैदर नकवी साहब को मना कर दिया जाता और वो दारुल उलूम में पढ़ते और सिर्फ अरबी पढ़ते, तो हो सकता है हैदर साहब अरबी के पत्रकार होते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या हो सकता है कि JNU जामिया या किसी देश के दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स करके प्रोफेसर भी हो सकते थे, क्योंकि टैलेंट कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हैदर नकवी साहब अंग्रेजी के पत्रकार कतई नहीं होते। मुझे लगता है मेरी इस बात में कई सवाल हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि जो इस तरह के बवंडर हैं, एक तो दारुल उलूम का नाम आता ही स्पार्क हो जाता है तुरंत। इसी तरीके से अगर बरेली शरीफ का नाम आया, वहां से कुछ आया तो स्पार्क हो गया। नदवे का नाम आया तो ऐसी छवि बन जाती कि अरे लग रहा कि कोई वो तालिबानों का अड्डा है कोई। इस तरह की छवि इस देश में इन संस्थानों की बनाई भी गई है और इनको लेकर बयानात भी इसी तरीके के लोगों के आते हैं। हैदर साहब। नहीं, दुर्गे जी नमस्कार। नमस्कार। आप स्टीरियोटाइपिंग तो बहुत जबरदस्त ही है, वो एक तरीके का इस्लामोफोबिया का पार्टी है जो ये सब इस तरीके की स्टीरियोटाइपिंग होती है। लेकिन उस स्टीरियोटाइपिंग में इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं। जिस तरीके का देवबंद ने इस बात ये कहा है, ये कोई नई बात नहीं है कि देवबंद ने पहली बार ये बात कही है। हो सकता है कि लिखा पढ़ी में पहली बार आ गई हो। मुझे याद पड़ता है कि 2003 में जमीयत उलेमा हिंद के जो, बल्कि और पहले 2001 के आसपास जी एक इंटरव्यू किया था दिल्ली में उनका, मौलाना असद मदनी साहब का। जी। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि एक मदरसों में आपको नहीं लगता कि एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, थोड़ा सा उनका जहन खुलना चाहिए, क्योंकि तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया था दिल्ली कॉलेज का। जी। दिल्ली कॉलेज बेसिकली उलेमाज ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया था, जिसके अंदर ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल एजुकेशन का प्रावधान था। जी। तो उनका ये मानना था कि उनका एक्सपेरिमेंट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ उनका। जी। और जो लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे वो दीन की तरफ से गाफिल हुए, वो मतलब उनका ट्रैक जो था वो चेंज हुआ। जी। तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये डिसाइड कर लिया कि वो कोई ऐसा काम नहीं होगा, वो अपने एक नैरो वर्ल्ड व्यू के हिसाब से ही चीजों को चलाएंगे। मेरी उनकी काफी लंबी इस बात पे बातचीत हुई थी, लेकिन इवेंचुअली वो अपने माइंडसेट में बहुत ही, जिसको कह सकते हैं ना, कन्विक्शन के साथ वो थे कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है। अब ये दारुल उलूम को देखना है कि वो किस तरीके के तालिब देना चाहते हैं, उनका क्या जहन खुले या ना खुले। मुझे लगता है कि कोई भी लैंग्वेज खराब हो ही नहीं सकती। भाई आप अंग्रेजी अगर पढ़ जाएंगे तो आप क्या आपका क्या किरदार चेंज हो जाएगा, आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। मेन बात ये है कि आप ये किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, खासतौर से देवबंद के लोग, उनको अंग्रेजी को मुझे लगता है कि और प्रमोट करना चाहिए अरबी के साथ साथ। अच्छा, आप ये देखिए ना कि इंडिया में इतनी मदरसाज हैं, उसमें ये पता नहीं चले, आप किसी से भी पूछ लीजिए कितने अरबी बोलने वाले जी। आप इतनी बड़ी तादाद तैयार कर रहे हैं, आप लोगों को रटा रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज आप रटा दीजिए, वो अरबी सिखा दीजिए, लेकिन वो अरबी बोल नहीं सकते। मुझे नहीं लगता, जैसे कानपुर शहर है, यहाँ पर मात्र एक व्यक्ति हैं जो अरबी का, जिनको थोड़ा ज्ञान है, जो जबानी तौर से अरबी बोल सकते हैं, कन्वर्ट्स कर सकते हैं, वरना कोई ऐसा नहीं है जो कन्वर्सेशन कर भी सके अरबी में। तो वो उनकी भी विद्या खत्म होती जा रही, क्योंकि दूसरा व्यक्ति ही नहीं उनके पास कि जो अरबी वो बोल सके। तो वो जब कभी सऊदी अरब वगैरह जाते हैं तो वहां बोल के अपना वो जोश वो हो जाता है उनका। जी। तो ये स्थिति है। तो इनको मतलब मदरसाज में अब दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी से दुनिया बदली है, तो कहीं ना कहीं तो इनको भी बदलाव की तरफ जाना ही पड़ेगा। और ये अपने को खींचते रहेंगे तो फिर इनको अपनी 21st सेंचुरी में जो इनकी अपनी पोजीशन है क्या है, उस पर गौर फिक्र करना पड़ेगी। हैदर साहब, मदनी साहब का ही बयान अभी हमने सुनाया है, अभी वो फिर अब वही जो आप 2001 वाले स्टैंड पर अभी भी कायम हैं। वो कह रहे हैं कि भाई डिफोकस हो जाता है
और जो दीनी तालीम है हमारी वो दोयम दर्जे की हो जाती है, वो अंग्रेजी पहले पढ़ने लगता है, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है दोयम दर्जे में। नहीं तो आज भी उन्होंने वही उसी बात को दोहराया है मौलाना साहब ने। दीनी तालीम तो सभी के ऊपर वो रहती है भाई, मैंने ली है, मेरे बच्चा ले रहा है, मेरी वाइफ ने ली है, मेरे भाई ने ली है, मेरे भतीजों ने ली है, तो सब अंग्रेजी में है। तो ये मतलब कैस के मतलब ये दोयम दर्जे का है, तो ये कौन सा फोकस उसमें चाहते हैं? मतलब वो नहीं, वो कह रहे हैं कि जब पढ़ाई के दौरान दारुल उलूम के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अंग्रेजी को उनको इजाज़त दी जाती है तो वो अरबी को फिर सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, तो हम अपनी भाषा को दोयम दर्जे का नहीं बल्कि आला दर्जे की रखना चाहते हैं, इसलिए हम अंग्रेजी बंद कर रहे हैं। उनकी दलील और तर्क ये है। अरबी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज थी कब? वो कह रहे हैं कि मदरसा ही उनका जो दुनिया है वो मदरसा ही है, उसी की बात कह रहे हैं वो। नहीं, जो मदरसा दीन और दुनिया उनकी वही है, उसी की बात कर रहे हैं वो। भाई आप एक तरीके से जो आप उनको तालीम दे रहे हैं वो आप दीजिए, उसके साथ साथ दुनिया में चलने लायक तो रखिए उनको। आप ये बताइए कितने टेकर्स होंगे इस वक्त उसके? अगर आप अरबी है या संस्कृत आप देख लीजिए कितने लोग लेते हैं एज अ सब्जेक्ट। हाँ, लगभग उसकी भी हालत खराबी है, संस्कृत की भी। ये भी हालत खराब है। तो भाई अरबी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ बच्चा पढ़ रहा है तो आप दीनी तालीम के साथ साथ उसको कम से कम जमाने के साथ चलने लायक तो रखिए। हाँ, मेरा भी हैदर साहब यही मानना है कि जो भाषा रोजगार से जुड़े वो भाषा तो जरूर सीखनी चाहिए। अब एक दौर था कि अगर अंग्रेजी आती है तो आपको काम भर के पैसे मिल जाते थे, अभी भी वही स्थिति है। आप हाफिज कुरान हो गए या आपने इमामत शुरू कर दी, तो क्या वो इमामत में अब जैसे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बेचारे ऐसे इमाम हैं मस्जिदों में जिनको 3,500 रुपए मिल रहा है इमामत करने का जी। क्या 3,500 रुपए में कोई इंसान अपना घर चला सकता है आज के जमाने में 100 रुपए रोज पे? और मुझे लगता है कि अगर वो अंग्रेजी पढ़ बोल सकते तो किसी कॉल सेंटर में भी 30,000 रुपया महीना उनको आराम से मिलते, किसी भी कॉल सेंटर में अगर वो काम करते। इसी बीच आपकी कलेक्टिव गुडनेस के लिए है, आपकी इंडिविजुअल गुडनेस को बेटर करने के लिए है, आपको जो दीन है उसकी समझ हो जाए, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको फर्क आ जाए, आप कुरान से चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। ये है, आप उसमें एडवांस कोर्सेज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो बच्चे को ऐसा देना चाहिए भाई, साइंटिफिक टेम्परामेंट दीजिए उसको। अंग्रेजी भाई आज बगैर अंग्रेजी के आप क्या कर लेंगे? मैं हैदर साहब आऊँगा आपके पास, अभी आ रहा हूँ, चूंकि बाकी मेहमानों को भी थोड़ा चर्चा में शामिल कर लूँ। इस बीच हमारे साथ नाजिम इलाही साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं अलीगढ़ से। नाजिम साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ से जुड़ने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। मैं आप ही के पास सीधे आ रहा हूँ। हैदर साहब अंग्रेजी के पत्रकार हैं, संपादक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो दीनी तालीम है वो आप अपने व्यक्तित्व को, अपनी अंतर आत्मा को समझने और सही रास्ते पर, अल्लाह ताला के बताए रास्ते पर चलने की समझ पैदा करती है। लेकिन एक उदाहरण वो दे रहे हैं कि इमामत करने वाले एक इमाम 3,500 रुपये महीना कमा रहे हैं, वो क्या खाएंगे, क्या परिवार खाएगा, उनका कैसे जिएंगे। और अगर वो अंग्रेजी पढ़े होते तो जाहिर सी बात है कि 15-20,000, 25,000, 30,000 तक की नौकरी तो उनको कहीं ना कहीं मिल ही जाती। तो ये जो आज दारुल उलूम वाला मसला है इलाही साहब, इसको इस तरह की चीज़ें क्यों, क्या मतलब एक तरीके से जंग रहता है या क्या इसके पीछे कैसी मानसिकता होती है? क्या नज़रिया है आपका इस पर? अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे, अनम्यूट करिए अपने आप को। इलाही साहब हेलो जी, बोलिए। जी देवेंद्र जी, सबसे पहले मैं दो चीजें क्लियर करता चलूं कि दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन कभी भी इस्लाम ने पाबंद नहीं किया है कि दीनी तालीम के साथ मॉडर्न एजुकेशन नहीं हासिल की जा सकती या इस्लाम में मॉडर्न एजुकेशन के लिए कोई मनाही है, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी मौजूद है, बहुत सारे इदारे मौजूद हैं जहाँ पर दीन की तालीम भी दी जाती है और मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही है, और वहाँ से निकले हुए लोग पूरे देश और दुनिया में जो है अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। नंबर 2, जिस बात पे ये सारी बातें चल रही हैं, जो दारुल उलूम देवबंद का मसला था, उस पर मैंने जहाँ तक मालूम करने की कोशिश की, उसमें यही मेरे संज्ञान में जो आया है कि
बच्चे क्लास के बीच में क्लास बंक करके वो चले जाते थे बाहर। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहाने के तौर पर इस बात को बताया कि वो अंग्रेजी की तालीम हासिल करने गए थे या इंग्लिश क्लासेस में गए हुए थे, इस बात को कहा, जिसके ऊपर वो नोटिफिकेशन आया हुआ है। जब वो नोटिफिकेशन आया है इंग्लिश के ताल्लुक से, मेरा कहना इसमें यह है कि दारुल उलूम देवबंद को कैंपस के अंदर ही, अगर उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है कि वो बच्चों को बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, कैंपस से आउट ऑफ कैंपस नहीं जाने देना चाहते हैं, तो वो कैंपस के अंदर ही मॉडर्न एजुकेशन के लिए जो है वो व्यवस्था प्रदान करें। जहां पर बच्चे जो चाहें, कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है तो कंप्यूटर कोर्स कर ले, कोई और डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहता है वो कर ले। कभी भी दीन के एतबार से कोई पाबंदी नहीं है मॉडर्न एजुकेशन की। ये चीज बहुत बेसिक लाइन है जो क्लियर होनी चाहिए कि इस्लाम रोकता है, ऐसा कभी कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग भी हैं, हैदर साहब हैं, सब लोग हैं, हम लोगों ने क्या नाम है इंजीनियरिंग, मैंने खुद इंजीनियरिंग की, मेरे घर में 2-3 क्या कहते हैं प्रोफेसर मौजूद हैं। तो दीन कभी नहीं रोकता है, दीन कभी भी बैरियर रहा ही नहीं है मॉडर्न एजुकेशन का। नहीं, वो कह रहे हैं इलाही साहब, उनका जो मदनी साहब का जो तर्क है वो एक अलग तरीके का तर्क है। वो इस बात को कह रहे हैं, उनको क्लियरिफाई करना चाहिए, उनको क्लियरिफाई नहीं, वो क्लियरिफाई है उनकी बाइट में अभी कहूंगा, अभी सुनाए। वो कह रहे हैं कि भाई हम अपनी जो तालीम है उसको हम दोयम दर्जे का नहीं करना चाहते, हम जो फर्स्ट लैंग्वेज है अरबी ही पढ़ाएंगे और सेकंड पढ़ने नहीं देंगे। उन्होंने रास्ता ये कर दिया, एक रास्ता हो सकता था कि जो आप बता रहे हैं, एक रास्ता हो सकता था जो हैदर साहब बता रहे हैं, और एक रास्ता वो है जो मदनी साहब ने अपना लिया। स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर नाजिम साहब हैं, वो कह रहे थे कि उन्हें और क्लियरिफाई करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत कुछ क्लियरिफाई उन्होंने कर दिया है। जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने एक बार उनकी जो बयान है एक बार और सुना दिया जाए तो मुझे लगता है कि हमारे और पैनलिस्ट को या दर्शकों को भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। जिस दिन से अरबी तालीम शुरू होगी हम कोई चीज़ नहीं पढ़ाते। अब ये लोग आ गए हैं, दूसरे लोग, उन्होंने यहाँ सेंटर कायम कर दिए गए हैं, वो तलबा से फीस भी लेते हैं और पढ़ाते हैं। नतीजा उसका ये होगा कि तालिब इल्म हमारी तालीम को नहीं पढ़ेगा, उनकी तरफ तवज्जो करेगा। दारुल उलूम का ये कानून है कि दारुल उलूम के कोर्स के साथ कोई दूसरी तालीम नहीं हो पाएगी, उसको कबूल नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं दारुल उलूम का कानून है। वो किस कानून की बात कर रहे हैं? भाई मैं तो दारुल उलूम के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, नॉर्मल टाइप का। ये एक आम आदमी जानता है कि भाई कि वो एजुकेशन सेंटर है, एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है, लेकिन क्या कानून है वो कह रहे हैं कि आप इसके बाद पढ़िए, हम इसके साथ हमें कबूल नहीं है। बहुत सीधी सीधी बात कही। ये जो हैदर साहब ने 2001 का हवाला दिया उसी स्टैंड पर अभी कायम है। मैं रजा रिजवी साहब के पास जाऊँगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रजा भाई, आपने मौलाना मदनी को सुना, हमने फिर एक बार इसीलिए दोबारा रिपीट कर इस बाइट को कराया कि कम से कम अभी इलाही साहब कह रहे थे थोड़ा और क्लियरिफाई करना चाहिए, तो मुझे लगता है अब इसके बाद कोई क्लियरिफाई करने की कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। और वो कह रहे हैं कि दारुल उलूम का कानून है। क्या आपकी जानकारी में है कोई कानून है कि किसी एजुकेशन सेंटर में, कहीं किसी केंद्र में एक भाषा कोई पढ़ाई जाएगी और फिर दूसरी नहीं पढ़ाई जाएगी? कानून उसमें बाधा आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि किसी आदमी की जो है, मैं मदनी साहब को नहीं कह रहा हूँ, उनको तवज्जो दे के उनका नाम लेके मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी आदमी की अगर दाढ़ी सफ़ेद हो जाए और बुजुर्ग हो जाए तो उसकी इज्जत होती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्ञानी है। वो कानून नहीं, उनको कहना चाहिए कि हमें दारुल उलूम आपने डिस्क्लेमर पहले ही लगा दिया कि मदनी साहब इसको दिल से ना लें। हाँ, मतलब उनको कहना चाहिए कि हमारे दारुल उलूम का ये कानून है, कानून नहीं है, हमारे दारुल उलूम का नियम है, हम इस नियम के तहत चलते हैं। कानून अलग चीज होती है, वो लॉ हो जाता है, नियम एक अलग चीज होती है। देखिए, ऐसा है कि जो वो है समाज में जीने का जो तरीका है वो दीन और दुनिया से, दीन की भी तालीम होनी चाहिए और दुनिया भी की तालीम। दीन की तालीम इसलिए होनी चाहिए कि दीन की तालीम महशर तक ले जाती है, और जब मरने के बाद हिसाब किताब होता है
तो जजा और सजा हमारी दीनी अहकाम से ही हमको मिलता है। तो ये है दीनी है। और दुनियावी तालीम ये है कि हमारी रोजी रोटी को मजबूत करता है। और उनको जानना चाहिए कि जिस पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मानते हैं, उन्होंने सबसे पहले सूरा जो आया है अल्लाह की तरफ से गैबी किताब में, वो सूरह इकरा आया है पढ़ने के लिए। और ये भी आया है कि मैं शहरे इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है जी। और यहाँ तक कराया है कि अला इल्मन अलल आलमीन, अगर इल्म नबियों को इल्म ना होता तो मैं नबी को चुनता ही नहीं। ये अंग्रेजी हिंदी की बात छोड़ दीजिए, पैगंबर इस्लाम के हाथ पे संग्रेजे आते थे पत्थर, वो उनसे बात करते थे, गुफ्तगू करते थे, वो भी एक लैंग्वेज है। पैगंबर इस्लाम के पास जानवर आते थे, जानवर भी अपनी एक भाषा बोलते थे, मोहम्मद साहब उस भाषा को समझते थे जी। मोहम्मद साहब पेड़ों से बात करते थे, पेड़ को आवाज देते थे, पेड़ करीब आ जाता था, तो वो भी एक लैंग्वेज है। ये खाली अंग्रेजी और संस्कृत और हिंदी में पढ़े हुए हैं। अरे इस्लाम कहाँ तक लैंग्वेज है? पत्थर उसके हाथ में बोले, पेड़ उसके हाथ में। चरिंद और परिंद की आवाज को समझते थे पैगंबर हमारे, कि चरिंद और परिंद, चरिंद का मतलब चरने वाले और परिंदे, परिंदे उड़ने वाले, और चरिंद का मतलब 4 पैर वाले और 2 पैर वाले परिंदे, उनकी आवाज। यहाँ तक कहा गया हजरत दाऊद जो हमारे पैगंबर थे कि भाई ऐसा है, उनको जब एक जिंदगी देने की बात कही तो कहा 4 जानवर ले लो और उन जानवर की बोटी बोटी करके हवा में उड़ा दो और उनका चोंच अपने हाथ में ले लो और उनको आवाज दो। जब वो आवाज दोगे तो वही जानवर उस गोश्त में आके मिलेंगे और जिंदा हो जाएंगे। यानी जानवरों की लैंग्वेज जानते थे। कहाँ फंसा रहे हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में। इस्लाम कितना आगे जा चुका है और ये कह रहे हैं इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हिंदी नहीं पढ़ेंगे। मैं 98 में जब हज करने गया दुर्गेन जी, तो मैं जब जद्दा एयरपोर्ट पर उतरा तो जद्दा एयरपोर्ट पे मेरी अरबी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैंने वहाँ अंग्रेजी में गुफ्तगू करना शुरू किया। तो जो वहाँ का सऊदी खड़ा था मेरे सामने, वो ऐसे हो गया, यानी उसने मेरे सामने पीट कर लिया। तो हमने आपसे पूछा, जो हमारे साथ आलिम दीन गए थे, जो अरबी के जानकार थे, हमने कही क्या कर रहा है ये? तो उसने कहा कि इसके अंग्रेजी में इससे आप बात करेंगे तो जवाब नहीं देगा, तो आप इससे अरबी में बात कीजिए तो ही जवाब देगा। तो हमने कहा मैं इतना अरबी का जानकार नहीं हूँ, आप अरबी में बात कीजिए, हमें बता दीजिए। तो कहने का मकसद है, और मैं बता दूं, जो मदरसे हैं, जो दारुल उलूम है, ये है, यहाँ अरबी पढ़ाई जाती है लेकिन अरबी हिफ्ज कराई जाती है। और हिफ्ज के माने होता है याद कराना, रटाई जाती है, और वो हाफिज कुरान होते हैं। अगर यही अरबी पढ़ाया जाए, उसके बाद तफसीर पढ़ाया जाए, तो कुरान की सही जानकारी हो जाएगी। जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, जामिया में भी अरेबिक सेंटर है और वहाँ अरबी में बाकायदे ग्रेजुएशन है, पीजी है। अगर इस तरह की तालीम कराई है तो मुझे लगता है और थोड़ा सा बेहतर होगा। साथी अभी बैठे कह रहे थे कि मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, ये लैंग्वेज है, एक भाषा है, ये भाषा पढ़ी जाती, कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं है कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री। अच्छा रजा साहब जरा मेरा एक छोटा सवाल ले लीजिए। क्या ऐसा तो नहीं है कि अरबी को जानने समझने वाले बहुत सीमित होते जा रहे हैं, तो उनको अंदर से एक डर सता रहा हो कि ये भाषा जानने समझने बोलने वाले कम हो रहे हो, इस वजह से ऐसी वो बात कर रहे हो? क्योंकि हैदर साहब ने एक उदाहरण दिया कि कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, 60 लाख आबादी, 70 लाख आबादी है, और एक जना है जो अरबी समझता है। मैं आपका सवाल समझ गया। ये डर नहीं है, उनको डर दूसरा है। उनको डर दूसरा है कि जो हम बुनियादी तालीम दे रहे हैं, इनको जो है दीन की तालीम दे रहे हैं, इस दीन की तालीम से ये कहीं हट के अच्छी रोजी रोटी, यानी इंग्लिश पढ़ेंगे तो एयरपोर्ट पर भी जाएंगे तो ठीक से अंग्रेजी में बात करेंगे, हवाई जहाज में आराम से बैठ जाएंगे, और जो है कोई फॉर्म भरना हुआ नौकरी का, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा, जो क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, हर जगह पूरी दुनिया में बोली जाती है इंग्लिश। तो मान लीजिए अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, तो इंग्लिश बोल रहे हैं, भर भर तुम कामयाब हो जाएंगे। तो उनको लगता है कि ये छोटी कमाई की जो जिंदगी है, क्योंकि यहाँ आलिम दीन बनते हैं, वो कहीं मस्जिद में जाते हैं, इमामत करते हैं, कहीं मदरसे में जाकर के वो तालीम पढ़ाते हैं अरबी में, तो वो बहुत पेमेंट उनको नहीं मिलता। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा पेमेंट के चक्कर में ये दीनी तालीम से कहीं लोग हट न जाएं। लेकिन ये कर सकते थे कि अपने यहाँ लैंग्वेज की एक बाध्यता कर सकते कि साहब हिंदी, उर्दू, संस्कृत में जो एक सब्जेक्ट लेना चाहे, एक 40 मिनट का लेक्चर होगा, उस लेक्चर की नदवा में अंग्रेजी में तालीम दे रहे हैं,
नदवा भी इस्लामिक शिक्षा में दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है लखनऊ जी। के अंदर। और लखनऊ का मशहूर संस्थान है दारुल उलूम नदवातुल उलमा, में छात्रों को कुरान, हदीस, इस्लामिक स्टडीज, फारसी के अलावा ठीक है। निशानेत यानी भाषा और पत्रकारिता विभाग में अरबी, उर्दू, अंग्रेजी के अलावा हिंदी की भी शिक्षा दी जाती है। ठीक बात है। और मैं बीते दिनों शमसी में आजाद को तुल्लाब- लूंगा। रजा भाई, मैं रोक रहा हूँ आपको, माफी के साथ में शमसी आजाद को मैं लेता हूँ। शमसी आजाद भाई, बहुत सारी चीजें, इसीलिए मैंने आज बहुत पॉलिटिकल, केवल भारतीय जनता पार्टी के एक समझदार और संजीदा नेता होने के नाते मैंने आपको बुलाया है, क्योंकि आज मैंने पॉलिटिकल चर्चा इसको नहीं बनाना चाहता था मैं, क्योंकि पॉलिटिकल में फिर आरोप प्रत्यारोप, फिर वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हो जाता मामला, फिर उसमें मज़ा नहीं आता और वास्तव में जो चीज़ें निकलती वो निकल कर नहीं आती। एक मुसलमान, एक प्रोग्रेसिव मुसलमान, बीजेपी को जरा पीछे कर दीजिए, पार्टी लाइन एक अलग होती है। जैसे मंत्री जी ने उधर बयान आया, मंत्री जी ने बाहें चढ़ाई और तुरंत संविधान और शरीयत तो ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या क्या बता दिया। ये पार्टी लाइन हो सकती है, वोट हासिल करने का ये सिस्टम हो सकता है, लेकिन एक प्रोग्रेसिव मुसलमान, आप भी राजनीति में बढ़कर आए, आगे यहाँ तक आए, तो कहीं ना कहीं किसी और दूसरी भाषाओं की आपको जरूरत पड़ी होगी ना शमसी आजाद? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे जो सम्मानित पैनल है, हमारे सभी बड़े भाइयों को मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, जो हमेशा विवाद में रहता है तो उसकी एक अंदर से फीलिंग होती है कि हम कोई ना कोई बयान ऐसा कर दें कि जिससे हम विवादित बयान और हम चर्चा में रहें। दारुल उलूम का हमेशा से ये केंद्रीकरण रहा है कि उसने जब भी फतवा दिया है तो भी उसने फतवा सरकार के खिलाफ दिया, शासन प्रशासन के खिलाफ दिया, और खास तौर से उसका नुकसान जो है, जो उनके अकलियत के लोग हैं उन्हीं को उठाना पड़ा। आज इन्होंने जो ये फतवा दिया है, ये जारी वो फरमान कह रहे हैं, अब वो शाम को हमने बात की तो कह रहे हैं एडवाइजरी है, फरमान है, फतवा नहीं है। फरमान उनका कानून बना दिया, नियम बना दिया, जो भी बना हाँ दिया। हाँ, होना ये चाहिए था कि अगर इनके यहाँ का कोई तालिब इल्म अगर इंग्लिश की शिक्षा लेना चाहिए चाह रहा था तो उनको इसका क्लास अपने यहाँ कराना चाहिए था। अगर कोई कंप्यूटर सीखना चाहिए था तो उसकी कंप्यूटर का इंतजाम करना चाहिए था। अगर कोई मिलिट्री साइंस लेना चाहिए तो उसकी ट्रेनिंग देना चाहिए था। अगर कोई एनसीसी लेना चाहिए तो उसकी ट्रेनिंग देना चाहिए था। इनको तो अपने यहाँ ये इस्लाम में है, इस्लाम में कहा गया कि तालीम के लिए चाइना चले जाकर आपको तालीम देना हो। अभी हमारे दादा भाई ने बताया कि इकरा यानी कुरान की शुरुआत जो हुई है कि पढ़ो जहाँ से शुरुआत की गई है, तो इस्लाम में सबसे मजबूत चीज, सबसे ज्यादा अगर अहमियत दी गई है तो इसी पर दी गई है कि आप पढ़े लिखे, और आप जब पढ़े लिखे रहेंगे तभी आप इस्लाम को भी समझेंगे, दुनिया को भी समझेंगे। लेकिन यहाँ उसके बिल्कुल उल्टा, जबकि सरकार हमारी चाह रही थी एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो, लेकिन इन्होंने हमेशा वही काम किया है जिसकी वजह से आज ये गलत साहब बता रहा था, जहाँ पैनल में सभी लोग बता रहे थे कि अगर आप तकनीकी शिक्षा नहीं लेंगे, कंप्यूटर की नहीं लेंगे, अंग्रेजी की नहीं लेंगे, समाजशास्त्र नहीं लेंगे, डॉक्टर की आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप क्या कहते हैं वकालत की पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है इमामत के लिए अगर आप वहां से पढ़ाई करके पूरा निकलेंगे तो हर गाँव में एक मदरसा, दो मदरसा, एक मस्जिद, दो मस्जिद। ठीक है शमसी भाई, ठीक है शमसी भाई, शमसी भाई मैं माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज एक अहम मसले पर आपको तकलीफ दी है। देवबंद दारुल उलूम से एक फरमान हुआ है, फतवा नहीं, वो कह रहे हैं एडवाइजरी है कि वहाँ के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है, पढ़ने और पढ़ाने पर, और अगर कोई अंग्रेजी पढ़ाता पाया गया तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। आज के जो मॉडर्न दौर है, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बहुत अलग तरीके से, अलग नज़र और नज़रिए से आपने देखा है। इसको किस तरीके का निर्णय मानते हैं और क्या इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे डॉक्टर द्विवेदी? आप सभी को और के न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज का जो दौर चल रहा है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जब ग्लोबल कम्युनिकेशन का दौर चल रहा है, ऐसे समय में चाहे वो देवबंद हो, चाहे कोई भी शिक्षण संस्थान हो, बच्चों को अपनी पसंद के सभी पाठ्यक्रम, सभी विषय पढ़ने की छूट होनी चाहिए और किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। यहाँ सवाल केवल भाषा का नहीं है, अंग्रेजी भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में उससे सहायता मिलती है। और सवाल ना अंग्रेजी का है, ना हिंदी का है, ना संस्कृत का है, ना उर्दू का है। अगर कोई अपने आप को शिक्षण संस्थान कहता है तो जिस तरह से भारत सरकार ये चाहती है कि सभी विद्यार्थी स्किल्ड हों,
सभी विद्यार्थी दुनिया से जुड़ सकें। बड़ी मात्रा में हमारे पास मैन पावर है, हम पूरी दुनिया में अपने मैन पावर को एक्सपोर्ट कर सकें। तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को आधुनिक संदर्भ से और पूरी दुनिया से जुड़ने दिया जाए, और अगर उस जुड़ने में अंग्रेजी कहीं सहायक होती है जी तो देवबंद को भी इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, और जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने देना चाहिए। डॉक्टर साहब, बतौर शिक्षा मंत्री आपने काफ़ी अच्छा काम किया। आपके कार्यकाल के दरमियान इस तरीके के जो संस्थान हैं, चाहे देवबंद हो चाहे नदवा हो, इस तरह के जो बड़े इस्लामिक सेंटर हैं पढ़ाई लिखाई के, वहाँ उसको लेकर कोई कार्य योजना, इस तरह की कोई बात आपके कार्यकाल के दरमियान या अब तक आपकी जानकारी में है क्या? इस तरह की जो मुस्लिम बच्चे आते हैं उनको दीनी तालीम के साथ साथ कोई बेहतर शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने आप को आज के कंपटीशन में, जैसे आपने कोट किया कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इससे वो कम्पीट कर सके, नहीं वरना तो बहुत पिछड़ जाएंगे वो। देखिए, ये अल्पसंख्यक प्रबंध संस्थान के जो प्रबंध तंत्र के जो शिक्षण संस्थान हैं, उनको भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत सारी ऐसे छूट मिली हुई है, जिसके कारण सरकार अन्य सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों की तरह का वहां प्रबंध नहीं कर पाती है। लेकिन 2014 से जब से मोदी सरकार देश में आई, 2017 से प्रदेश में योगी सरकार आई, लगातार इन दोनों सरकारों का ध्यान जरूर इस बात पर रहा कि मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा के केंद्र ना बने, वहां के बच्चों को भी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सभी जो विधाएं हैं, सभी जो अनुशासन है, उनकी शिक्षा प्राप्त हो, और वो बच्चे भी केवल धर्मगुरु बनने लायक न रह जाएं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS ये सब बन सकें। इसलिए हमारी सरकारों का इन मदरसों के भी आधुनिकीकरण पर जोर रहा है। अगर अनियमित चल रहे हैं, उनकी मान्यता नहीं है, तो उनको मान्यता लें, और जो सरकारी जो कानून है, जो नियम है, उनके दायरे में वो रहकर चलें, और वहाँ के बच्चे भी देश की मुख्य धारा से जुड़ करके देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। इसके लिए हमेशा मोदी सरकार, योगी सरकार ने प्रयास किया है, और निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि इन संस्थाओं को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। किसी तरह का जो पुरातन पंथी कदम या पीछे ले जाने वाला कदम नहीं उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस तरीके के संस्थान, मैं आपके कार्यकाल के और अब तक की बात कर रहा हूँ, मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल की, चाहे देवबंद हो, चाहे देवबंद का दारुल उलूम हो या नदवा हो, इस तरह के जो भी संस्थान है देश में, क्या उनसे पहल नहीं की जानी चाहिए? उनके लोगों को बुला के सरकारों को बात नहीं करनी चाहिए कि उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? डॉक्टर द्विवेदी, जब सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, जब वो शिक्षण संस्थानों की बेहतरी के लिए या छात्रों की बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं, चाहे स्कॉलरशिप का इशू हो, चाहे RTE को लागू करने का इशू हो, चाहे नई शिक्षा नीति का हो, तो सरकारें तो सबके लिए लागू करती हैं और अपेक्षा करती हैं कि सब लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये लोग इस मामले में थोड़ा सा कंजर्वेटिव हैं कि वो सरकार के इस तरह के कदम में उतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेते। नहीं तो मोदी सरकार तो सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र लेकर काम करने वाली सरकार है, और ये मानकर चलती है कि जब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सारे लोग मिलकर के देश के विकास के लिए प्रयास करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। तो सरकार की ओर से कोई कोताही नहीं है। इन लोगों को जितना खुलकर आगे आना चाहिए, जितना सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नई दुनिया में प्रवेश करना चाहिए, और नई शिक्षा नीति के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के रोजगार और स्किल डेवलपमेंट और उनके ट्रेनिंग के लिए में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं कमी ऐसे संस्थानों की प्रबंध तंत्र की ओर से रह जाती है। निश्चित रूप से थोड़ा जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक नेता हैं, उनको पहल करके इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर द्विवेदी, आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि भाई केवल अकेले सरकारों की भूमिका नहीं है, भूमिका मुस्लिम धर्मगुरुओं की है। जो मुस्लिम वर्ग में जो पढ़े लिखे लोग हैं, हैदर भाई जैसे लोग हैं, नाजिम इलाही साहब जैसे लोग हैं, सैयद रजा रिजवी साहब जैसे लोग हैं, इनको थोड़ा जूझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब इस तरीके का बदलाव आएगा। और शमसी आज़ाद जैसे लोग इसमें पॉलिटिकल पहल करें। मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि इन कभी क्या योगी जी के जरिए या किसी सरकार के मंत्री के जरिए क्या इन जो चाहे नदवा कॉलेज हो, चाहे दारुल उलूम देवबंद हो, इनके मुखिया या इनके प्रोफेसरों के साथ क्या कभी कोई बैठक की गई है? मुझे शायद नहीं लगता कि की गई। मुझे लगता है इनको निमंत्रण देके इज्जत के साथ में बुलाया कि इनसे बात करनी चाहिए कि आप अपनी दीनी तालीम दीजिए, लेकिन कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी को पीछे मत ढकेलिए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बड़े जिम्मेदार लोग ये भी हैं, लेकिन वास्तव में इस तरीके का काम करना चाहिए।
डॉक्टर अंकित त्रिवेदी काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अंग्रेजी के आप प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी कितनी ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए, एक जो बच्चा निकलता है उसके लिए कितनी ज़रूरी है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए और ख़ास तौर पर इस तरीके के संस्थान के लोगों के लिए ज़रूर कुछ कहिए। जी नमस्कार चौहान साहब और सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है इस के न्यूज़ के चैनल पे। पहली बात तो मैं एक भाषा के बारे में जब बात करूँ, अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत के बारे में बाद में बात करूंगा, तो भाषा को किसी जाति या संप्रदाय या देश या प्रदेश या मजहब से जोड़कर हमें नहीं देखना चाहिए। और अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखें तो हमारे लिंग्विस्ट हुए हैं जो लेनन बर्न, उन्होंने कहा है कि अगर किसी बच्चे को हम कई भाषाएं सिखाते हैं तो टीनेजर तक आते आते उसका क्रिटिकल एक्यूमेंट काफी शार्प हो जाता है, मतलब उसके अंदर तर्क करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है अगर एक बच्चा कई भाषाओं को, और क्योंकि टीनेजर के एज में एक ऐसा टेंडर एज है जिसमें बच्चा कई भाषाओं को सीख सकता है जी। तो मुझे नहीं लगता है कि केवल अंग्रेजी को कम करके या संस्कृत को कम करके अन्य भाषाओं को कम करके केवल एक भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी संदर्भ में हमारे भर्तृहरि जो व्याकरणीय हैं भारतीय ज्ञान परंपरा से आते हैं, उनका कहना है कि क्रिटिकल एक्यूमेंट कैन बी शार्पन्ड बाय नोइंग द ट्रेडिशंस ऑफ अदर जी। मतलब कहने का मतलब है कि दूसरी ट्रेडिशंस को जानने के लिए जो है परंपरा को जानने के लिए भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। तो तभी आप जान पाएंगे जब आप स्किल्ड होंगे भाषा में। जब आज हम आईसीटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लैंग्वेज लैब की बात करते हैं, आज तो लैंग्वेज लैब इस तरीके से स्टैब्लिश हो रही है जहां पे हम कई भाषाओं को सिखा रहे हैं, जहां पे उनका फोकस केवल इंग्लिश लैंग्वेज पे नहीं है, बाकी अलग भाषाओं पे है, जिसमें हम जर्मन को भी वरीयता देते हैं, जिसमें हम फ्रेंच को भी वरीयता देते हैं, जिसमें हम रशियन लैंग्वेज को भी वरीयता देते हैं। और ट्रांसलेशन स्टडीज एक ऐसा माध्यम है, अब आप देख सकते हैं कि अभी तक भगवत गीता को विदेशों में नहीं पढ़ा जाता था, लेकिन जब से इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी भाषा में हुआ तब से हमारी परंपरा को काफी बढ़ावा मिला है। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं अंग्रेजी विषय से हूं, अंग्रेजी भाषा का जानकार हूं, लेकिन अंग्रेजी की बात ना करके मैं संस्कृत की बात करूंगा। एक संस्कृत की वैज्ञानिक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक कवि हुए हैं दंडी, जिन्होंने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है 10 कुमार चरितम, जिसमें कुमार विश्वत की एक कथा आती है। कुमार विश्वत क्या है कि उसमें एक सीन दिखाया जाता है, कुमार विश्वत जो है आखेट के लिए जाते हैं, उस आखेट के दौरान उनका लोअर लिप्स जो है इंजर्ड हो जाता है। तो आप देखिए संस्कृत की वैज्ञानिकता कि मतलब उसके कथा कई पेज में आगे चलती रहती है, लेकिन कहीं भी दांडी ने बाइलेबल का यूज ही नहीं किया। बाइलेबल शब्द वो होते हैं जो 2 लिप्स से बोले जाते हैं। प्रश्न ये उठ सकता था कि जो है उसका लोअर लिप इंजर्ड हो गया है तो वो बाइलेबल साउंड कैसे बोल रहा है, लेकिन वहां पे वैज्ञानिकता देखिए आप संस्कृत की, कहीं भी जो है बाइलेबल साउंड का उपयोग नहीं किया गया। ये ऐसी वैज्ञानिकता हमारी लोकल, क्योंकि अब कहते हैं संस्कृत की बोलचाल की भाषा नहीं है, जनमानस की भाषा नहीं है, क्योंकि आज ऐसा माध्यम मिला हमें बात करने का, बोलने का। और जब हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की, तो आप देखे रहेंगे जो लोग अंग्रेजी भाषा के बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है, वो भी कंपाउंडर जैसे शब्द बोलते हैं, वो भी फर्नीचर जैसे शब्द बोलते हैं। ये शब्द कहाँ से आए? ये तो भाई हमारे अंग्रेजी भाषा के ही शब्द हैं। अगर इतना ही घृणा है अंग्रेजी भाषा तो ये शब्दों को भी निकाल दीजिए, शब्दों का प्रयोग मत करिए। अब ट्रेन को लौह पथगामिनी तो नहीं बोल रहा ना कोई, जाहिर सी बात है, ट्रेन है तो ट्रेन ही बोल रहा है, लौह पथगामिनी नहीं बोल रहा है। अब पहले जो इंजन हुआ करता था उसको वाष्पयान नहीं बोलते थे, उसको इंजन ही बोलते थे। तो जाहिर सी बात है कि तमाम शब्द हैं जो वो हिंदी और अंग्रेजी के आपस में घुल मिल गए हैं, अमलगमेट हो गए हैं। करियर के लिए, हायर इनकम के लिए आज हम अंग्रेजी की तरफ अपना मुंह देख रहे हैं, अंग्रेजी की तरफ हम मुंह मोड़ रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा को किसी देश या संप्रदाय से कन्फाइन नहीं करना चाहिए। और पिछले 30 साल का हम रिकॉर्ड देखें अगर, तो हम ये देखते हैं कि जो संस्कृत पोइटिक्स में या इंडियन पोइटिक्स पे जो रिसर्च हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि ट्रांसलेशन स्टडीज को बहुत बढ़ावा दिया गया है। हम आज हम भर्तृहरि को पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, आज हम अभिनव गुप्त को पढ़ रहे हैं, आज हम, जबकि ये संस्कृत के हैं सारे, क्योंकि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अवेलेबल है, इसलिए हम अंग्रेजी को, और रिसर्च में भी इसका बढ़ावा दिया है। तो नए शोध में, तकनीकी में, नवीनाचार में, सब में अंग्रेजी का बहुत ज्यादा अंग्रेजी। बस एक छोटा सा प्रश्न मेरा आप लीजिए डॉक्टर त्रिवेदी जी। ये अंग्रेजी व्यवसायिक दृष्टि से जीवन के निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए अरबी हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, उससे चरित्र निर्माण बन सकता है, आत्मा परमात्मा का एक माध्यम हो सकती है। अरबी भी है और संस्कृत भी है, लेकिन भोजन के लिए अंग्रेजी कितनी सहायक मानते हैं जीवन चलने के लिए?
देखिए, अगर हम अंग्रेजी की भाषा का आज टूरिज्म का सेक्टर हमारा है बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, क्योंकि 55 भाषाएं जो हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज की, तो टूरिज्म सेक्टर बेसिकली इज प्रमोटिंग ओनली द इंग्लिश स्पीकर्स। अंग्रेजी भाषाओं को ज्यादा प्रमोट कर रहा है जो टूरिज्म सेक्टर है हमारा। उसके अलावा अगर हम देखें, आज बात करें, कोई भी पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा जो है अंग्रेजी माध्यम से पढ़े, अंग्रेजी भाषा की तालीम ले, क्योंकि उसको पता है कि आगे का जो करियर है, आगे की करियर की ग्रोथ है, वो इस क्षेत्र में ज्यादा है। तो ऐसा मुझे मानना चाहिए कि और स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा से आगे करियर ग्रोथ ज्यादा। ठीक बात है, ठीक बात है। एक छोटा सा कमेंट मैं लूंगा नाजिम साहब से। नाजिम साहब, बहुत सारी बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। अभी डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि वो एक उदाहरण दिया उन्होंने कि संस्कृत भाषी वो थे और उनका लोअर लिप घायल हो गया था, उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं। वो ऐसा अरबी में भी होगा, ऐसा तमाम भाषाओं में होगा। इस तरह के दृष्टांत उदाहरण बहुत सारे होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कोई एक भाषा में नहीं, बहुत सारी भाषाओं में ऐसा होता है। हमारा जो प्रश्न यही है, फिर वहीं जहाँ से हम चले थे वहीं पर आ गए हम, कि वास्तव में अब बहुत सारी चीज़ें खुल गई, दिमाग खुल गया। अभी रजा साहब ने भी बताया कि भाई इस्लाम ऐसा नहीं कहता, वो कहता पढ़ो लिखो खूब आगे बढ़ो। और डॉक्टर त्रिवेदी ने बड़ी वैज्ञानिक बात बताई। उन्होंने कहा कि एक साथ जब बच्चा 3-4 भाषाएं सीखता हो तो बहुत तर्क शक्ति उसके अंदर बहुत आ जाती है। तो फिर क्या दिक्कत है, क्या एतराज़ है? आप जैसे लोग क्यों नहीं जाते हैं, इन लोगों को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, या जाके कम से कम जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन सबको मिलना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि भैया आगे बढ़ो। आप देख लीजिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मुसलमानों की नुमाइंदगी कितनी है, बहुत कम। नाजिम साहब। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और ये चीजें सबको पता है कि मजहब किसी भी तरीके का जो है वो बाउंडेशन नहीं करता है, इन सब पे स्पीड ब्रेकर नहीं है हमारे उसमें। मेन चीज क्या है कि जो अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है, वो जो चीज है उसको हर हाल में चेंज करना होगा। इसलिए कि हमें अपने कैंपस के अंदर वो मॉडर्न एजुकेशन की व्यवस्था करनी होगी। और मेरे ख्याल से देवबंद कर भी रहा है। इस पे कुछ दिनों पहले उनका बयान आ चुका है कि दारुल उलूम देवबंद मॉडर्न एजुकेशन के लिए अपने कैंपस में ही प्रबंध करेगा। ये माजी में आ चुका है उनका बयान। मुझे लगता है वो बंद कर दिया उन्होंने। आज जिस तरह वो जिस तेवर में हैं, मुझे लगता है सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए हैं। वो बिल्कुल बहुत गुस्से में। मैं अब चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं फाइनल कमेंट के लिए हैदर नकवी साहब के पास जाऊंगा। हैदर साहब, अंतिम टिप्पणी आपकी इस कार्यक्रम की, किस तरह देखते हैं जो एक मुसलमान है वो किस तरीके से उसकी तरक्की, उसकी एजुकेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? फाइनल कमेंट दीजिए आप। सुरगेन भाई, मैंने जो इलाही साहब ने एक बात कही ना, अभी जो शुरुआत में उन्होंने अपनी एक बात कही थी, वो अगर बात बिल्कुल सही है तो आप ये समझ लिए ये देवबंद के लिए बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है कि बच्चे उनके यहाँ से निकलकर अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं। तो यानी कि देवबंद जो है वो उनके एस्पिरेशंस को टैप नहीं कर पा रहा है और दूसरा उल्टा उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त देवबंद के सामने एक जो चैलेंज है वो ये है कि देखिए, आज है सोशल मीडिया का जमाना। हर बच्चा, आप उसमें अपनी लैंग्वेज में चलिए, आप एक वो हो गया इंग्लिश में लिख दीजिए, आप हिंदी में लिख दीजिए, लेकिन एक न कहीं उनका बहुत स्ट्रांग एस्पिरेशन है, उसको दबाना नहीं चाहिए। उनको इस बात पे अब बड़ी मेहनत करना चाहिए कि ये ऑक्सीडेंटल और जो ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम है, इन दोनों के बीच में एक बेहतर तालमेल कैसे बनाया जाए। अगर ये नहीं बनाते हैं तो ये मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर समझदार बच्चे आना देवबंद बंद करेंगे, फिर वो आगे जाएंगे। उनको अगर दीनी तालीम चाहिए होगी तो वो घर पे भी ले सकते हैं। इनको उन एस्पिरेशंस को समझना चाहिए, उनको जो राइटिंग ऑन द वॉल है उसको देखना चाहिए। और मैं अपनी बात एक ही बात से खत्म करूंगा भाई, कि हदीस कलेक्शन है इब्ने मजा साहब का जी, उसमें रसूल खुदा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जो मतलब मेरे ख्याल से देवबंद को या हम सबको ही समझने की जरूरत है। सर्चिंग फॉर नॉलेज इज कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड फीमेल। बहुत बड़ी बात है ये, 1400 साल बिल्कुल। और ये
हदीस के कलेक्शन में है इब्ने मजा साहब के, लोग उसका रुजू कर सकते हैं। और बहुत कुरान में आप ये समझ लीजिए 800 रेफरेंसेस हैं सिर्फ वर्ड इल्म के या उसके डेरिवेशंस के, 800 रेफरेंसेस। जी और जी आप ये समझ लीजिए इट अर्जेस द मैनकाइंड टू थिंक, पॉन्डर एंड रिफ्लेक्ट। ये हमारा सेंट्रल मैसेज है हमारी उसका, कि मतलब आप सोचिए, विचारिए और उस पर चिंतन कीजिए। ये मेरा ख्याल से आज की तारीख में देवबंद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सलाह है। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, शमसी आजाद साहब आपका धन्यवाद, सैयद रजा रिजवी साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, नाजिम साहब आपका धन्यवाद, डॉक्टर अंकित त्रिवेदी आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सभी मेहमानों का, और बहुत बहुत आभार धन्यवाद करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। हैदर साहब ने बड़ी पते की बात कही थी कि इस्लाम, उन्होंने उदाहरण भी दे दिया कि भाई कहाँ क्या लिखा पढ़ा है। इस्लाम कहता है नारी और पुरुष दोनों के लिए कि आप निरंतर ज्ञान की तलाश करिए, निरंतर ज्ञान को सर्च कीजिए। अब इससे ज़्यादा आंखें खोलने वाली और बात क्या हो सकती है। तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने इस बात को, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अगर दारुल उलूम वक्त की नज़ाकत को नहीं समझेगा तो मुझे लगता है, उन्होंने बस यही नहीं कहा कि ये बंद हो जाएगा, उन्होंने कहा कि लोग आना कम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।